हेलो गाइस। तो दिस इज मनीष और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था पदार्थ एंड आयुर्वेद निरूपण, जिसमें हम लोग ने पदार्थ के बारे में, आयु के बारे में, आयुर्वेद के बारे में और सिद्धांत के प्रकारों के बारे में पढ़े। अब हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग सिद्धांत जो उदाहरण दिए गए थे वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं पंच महाभूत सिद्धांत के बारे में। ठीक है, इसका परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो पंच महाभूत को सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। अब पंच महाभूत क्या है कि सभी सिद्धांतों में ऐसा माना गया है कि जो हमारा मानवीय शरीर है वो पंच महाभूत या फिर जो भी पूरी सृष्टि है वो पंच महाभूत के एकत्रीकरण या फिर परमाणुओं द्वारा ही बनी हुई है। इसलिए इसको सभी शास्त्रों में एक समान रूप से मानने की वजह से या फिर उनमें इनका उल्लेख समान रूप से पाने की वजह से इसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। ओके, उसके बाद आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों का ये आधारभूत सिद्धांत है। ये दो सिद्धांत द्रव्यों में रस व द्रव्यों में विविधता आदि जो अलग अलग सिद्धांत वो भी क्या है हमारे पंच महाभूत सिद्धांत पे ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिद्धांत के जो अलग अलग सिद्धांत है वो क्या है, ये पंच महाभूत सिद्धांत का ही आधारभूत में है। ठीक है, उसके बाद गर्भ विकास आदि विषयों का पंच महाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है। ओके, उसके बाद पंच महाभूत सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच भूत या पंच महाभूत कहते हैं। आकाश पृथ्वी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचभूत या पंच महाभूत कहते हैं। इनकी कारण रूपी या कार्य रूपी ऐसे दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो कारण रूपी और कार्य रूपी ऐसे दो उनकी अवस्थाएं होते हैं। कारण रूप महाभूतों को परमाणु भी कहते हैं। कारण रूप वो होता है जो किसी चीज का कारण बनता है। ठीक है, तो कारण रूपी महाभूत को परमाणु भी कहते हैं, जो कि नित्य होते हैं और ये हमेशा बने रहते हैं। ये सृष्टि के प्रलय होने के बावजूद भी ये हमेशा बने रहते हैं। इसी कारण इन्हें परमाणु भी कहते हैं और ये हमेशा नित्य होते हैं। इन कारण रूप परमाणुओं के सहयोग से कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं। तो जो कार्य है वो कारण से ही उत्पन्न होता है। इसी कारण बताया गया है कि कारण रूपी जो परमाणु के सहयोग से ही कार्य रूपी महास्थूल महाभूत बनते हैं। ओके, इसके बाद संसार के अनेकानेक कार्य रूप द्रव्य इन कार्य रूप महाभूतों के संयोग से, मतलब वही बताया कि जो अनेक पृथ्वी पे देखने जाने वाले या फिर जो भी पूरे सृष्टि में देखे जाने वाले पदार्थ है या किसी कोई भी जो कार्य रूपी महाभूत है वो ये कारण रूपी परमाणुओं के सहयोग से ही बने हुए हैं। ठीक है, अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच इंद्रिय ग्राह्य गुण क्रम से इन पांच महाभूत के हैं। ठीक है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये जो गुण है जो कि पंच इंद्रिय द्वारा ग्रहण की जाती है, ये क्या है, इन पांच महाभूतों के विशेष गुण है। जैसे आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप और जल का गुण है रस एंड पृथ्वी का गुण है गंध। तो इस प्रकार से इस पांच महाभूतों के अलग अलग विशेष गुण बताए गए हैं। ठीक है, अब द्रव्यों में पाए जाने वाले जो गुरुवादी गुणों में भी महाभूतों की प्रधानता होती है। जैसे गुरुवादी गुण में हम गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध ये सब गुण देखते हैं। तो गुरु गुण किसके वजह से, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत। मंद गुण होता है आपके जल और पृथ्वी की वजह से। उसके बाद गुरु मंद हिम गुण होता है आपके जल की वजह से और वायु की वजह से। तो इस प्रकार से जो अलग अलग गुणवादी गुण हैं उनमें भी महाभूतों की प्रधानता देखने को मिलती है। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसर्ग के कारण कार्य में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि एक चीज से अगर कोई चीज बन रही है तो उसमें क्या है, उसका प्रवेश देखा जाता है। ठीक है, तो कुछ जो अव्यक्त गुण होते हैं भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्य में देखे जाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग उपधातु धातु आदि पंचमहाभूत, वही जैसा मैंने आपको बोला कि ऐसा माना जाता है एंड ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो हमारा शरीर है वो पंच भौतिक है, पूरी सृष्टि जो है पंच भौतिक। तो जो अंग प्रत्यंग है या शरीर के जो धातु उपधातु है सभी क्या है, ये पांच महाभूतों से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए बोला सर्वम इदम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। ओके, उसके बाद हम भूत के बारे में देखेंगे। भूत क्या होता है, तो भूत भूत शब्द की व्याख्या में मुक्तावली ने बोला है, बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणत्व भूतत्व। मतलब बाह्य इंद्रिय जो बाहर ज्ञानेंद्रिय है, जैसे हाथ, कान, नाक आदि जो
बाह्य इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उनके द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्द आदि जो विशेष गुण है, शब्द, रूप, रस, गंध आदि जो विशेष गुण हैं, वो जिनमें होते हैं उसे भूत कहते हैं। तो बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्द आदि विशेष गुण जिनमें होते हैं, इन्हें भूत कहते हैं। अब श्रोतेंद्रिय का शब्द स्पर्श, श्रोतेंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है, स्पर्शनेंद्रिय स्पर्श का, चक्षुरेंद्रिय रूप का, रसनेंद्रिय रस का, और ग्राह्य गंध का ग्रहण करती है। अब भूत और महाभूत, इसमें क्या अंतर है? तो भूत और महाभूत दोनों क्या है? पर्यायवाचक शब्द है। आयुर्वेदिक संहिता और दर्शन शास्त्रों में दोनों का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि ये क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। इसी कारण से भूत जो है और महाभूत है, इनको पर्यायवाचक माना जाता है, और महाभूत को भूत का स्थूल रूप भी माना जाता है। ओके, इसके बाद भूतानुवेश प्रवेश देखते हैं। भूतानुप्रवेश, तो पूर्व पूर्व जो महाभूत होते हैं वो उत्तर उत्तर महाभूत, मतलब जो पहले आए हुए महाभूत होते हैं। जैसे आकाश सबसे पहले, उसके बाद जो वायु आता है, तो आकाश क्या करता है, उसके जो महाभूत है वो अगले महाभूत मतलब उत्तर महाभूत में भी प्रवेश करते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो उत्तर उत्तर महाभूत मतलब आगे वाला महाभूत होता है, उसमें अपने स्वाभाविक गुण, मतलब जैसे वायु का गुण स्पर्श है, उसके साथ साथ पूर्व महाभूत के गुण भी आ जाते हैं। जैसे वायु सबसे पहले आकाश है, आकाश के बाद वायु, तो वायु में क्या है, आकाश के भी गुण आ जाते हैं। जिसी कारण वायु का अपना स्पर्श गुण होने के साथ साथ उसमें आकाश का शब्द गुण भी पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं तो आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है, वायु में उसके स्वभाव गुण स्पर्श के साथ साथ आकाश का शब्द गुण भी होता है, अग्नि में उसके रूप गुण के साथ साथ स्पर्श और शब्द गुण भी होते हैं, और जल में उसके रस गुण के साथ साथ शब्द स्पर्श और रूप भी होते हैं, और पृथ्वी में गंध के गुण के साथ साथ शब्द रूप और रस स्पर्श सारे गुण पाए जाते हैं। तो अनन्य और न अन्योनानुप्रवेश तथा या भूतानुप्रवेश के कारण ही क्या होता है, सभी भूतों, जो सभी भूत है, मतलब सभी जो हम देखने वाली चीजें जिसकी सत्ता है, और वो सभी गुणों से युक्त होती हैं, मतलब पांचों गुण उनमें पाए जाते हैं। वेदांत दर्शन इसे पंचीकरण सिद्धांत कहते हैं। पंचीकरण सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर सकते हैं आप, कि जो भूतानुप्रवेश है उसी को हम पंचीकरण सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार क्या बताया कि प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग होता है, और बचे आधे भाग में अन्य चार महाभूतों का चतुर्थांश भाग होता है। ठीक है, तो मतलब अगर वन पार्ट ले रहे हैं तो आकाश पृथ्वी महाभूत में हाफ पार्ट आपका आप पृथ्वी महाभूत का रहता है, उसके बाद जो हाफ पार्ट है उसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस प्रकार से सारे महाभूतों का भी समावेश उसमें पाया जाता है। इसे हम पंचीकरण सिद्धांत कहते हैं। अब पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता बताना, तो पंच महाभूत की आयुर्वेद में या फिर क्या उपयोगिता है, तो उसमें सबसे पहले गर्भवती में पंच महाभूत सिद्धांत देखा जाता है। तम चेतनावस्थितम वायुर्व्यवस्थित तेज इन पंचति आपा क्लेदयति पृथ्वी शांति आकाशम विवर्तयति। तो इसमें क्या बताया गया, तो तम चेतनावस्थितम, तो शुक्र शनि संयोग के बाद जो चेतना के अवस्थित हो जाने के बाद वायु के द्वारा विभाजन क्रिया होती है। ठीक है, तो वायु क्या करता है, जो स्रोतस होते हैं उसमें डिवीजन करते हैं, अग्नि से पाक क्रिया होती है उसमें पचन होते हैं, जल से क्लेदन आदि कार्य किए जाते हैं, पृथ्वी के द्वारा सहनन उसको कम्पेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, और विवर्धन आदि का कार्य करता है। इस तरह क्या होता है, गर्भ का विकास होता है शुक्र शनि संयोग के बाद। मतलब एक आपका एग एंड जब स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो उसमें जब चेतना आ जाती है, मतलब आत्मा प्रवेश हो जाते हैं, तो उसके बाद स्रोतों का विभाजन वायु द्वारा होता है, उसका पाक अग्नि द्वारा होता है, जल से उसका क्लेदन क्रियाओं से पृथ्वी उसको कॉम्पेक्शन सहनन प्रदान करती है, और विवर्धन जो एक्सपांशन होता है उसको विवर्धन मतलब उसको जो बढ़ाने का कार्य करता है वो आकाश करता है। तो इस तरह हम लोग क्या है, पंच महाभूत की उपयोगिता हम गर्भ उत्पत्ति में देखते हैं। उसके बाद त्रिदोष और पंच महाभूत, तो वायु आकाश, तो यहाँ वायु, तो वायु मतलब जो वात दोष है उसमें हम वायु और आकाश का आधिक्य देखते हैं। उसके बाद आग्नेयम पित्त, तो जो पित्त दोष है उसमें अग्नि का आधिक्य देखते हैं, और श्लेष्मा अम्ब पृथ्वी व्याम श्लेष्मा, तो आकाश और पृथ्वी का जो है आधिक्य हम श्लेष्मा यानी कफ दोष में देखते हैं। अब षड रस और पंच महाभूत सिद्धांत, तो षड्रस और पंच महाभूत सिद्धांत क्या है, तो एक एक रस में दो दो महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। जैसे
मधुर रस में हम लोग देखते हैं पृथ्वी और जल होता है। अम्ल रस में पृथ्वी अग्नि होते हैं। लवण रस में अग्नि और जल होता है। कटु रस में अग्नि वायु और तिक्त रस में वायु आकाश और कषाय रस में पृथ्वी और वायु। तो इस प्रकार से अलग अलग रसों में अलग अलग महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है, परंतु समाविष्ट सभी रहते हैं, लेकिन प्रधानता होने के कारण इनका रस ऐसा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद द्रव्यों के गुण और पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, द्रव्यों के कर्मों के आधार पर उनके भौतिक संगठन की कल्पना की है। मतलब उन्होंने एज अजम्पशन उन्होंने बताया। तो वमन द्रव्य में क्या है, अग्नि और वायु की तीक्ष्ण होता है। फिर विरेचन द्रव्य तीक्ष्ण होने के और मृदु विरेचन होने के कारण इसमें पृथ्वी और जल के महाभूत की आधिक्य या प्रधानता बताई गई है। उसके बाद संसमन द्रव्य में आकाश की प्रधानता बताई गई। संग्राही द्रव्य में वायु की प्रधानता, क्योंकि ये शोषण करके उसका अवस्टंभ करता है। उसके बाद तिब्नी द्रव्य में अग्नि की, क्योंकि ये दीपन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, अग्निवर्धक होता है। लेखन द्रव्य में अग्नि और वायु क्योंकि दोनों रुचित होने के कारण शोषण करते हैं और खरता उत्पन्न करते हैं। उसके बाद वृहण द्रव्य में पृथ्वी और जल दोनों ग्रुप होने के कारण ये वृहणी होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग रसों में अलग अलग द्रव्यों में क्या है, रसों की पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता बताई गई। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने पंच महाभूत के बारे में देखा और भूत के बारे में तो और अगले वीडियो में हम देखेंगे त्रिदोष सिद्धांत के बारे में। ठीक है।